तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। बात 1979 की है। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हमला बोल दिया था, क्योंकि नूर मोहम्मद तारिकी और उनके परिवार को मार दिया गया था और एक नई सरकार आ गई थी। गुस्से में सोवियत संघ ने वहां अपनी सेना भेजी। अफगानिस्तान में उथल पुथल, उसके बाद तमाम मुजाहिदीन और ये सारी लड़ाई चल रही थी। इसी लड़ाई के बीच में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। काबुल में एक नौजवान बिजनेस घराने का, अमीर खानदान का, उसका बिजनेस सब कुछ ठीक चल रहा था। नूर मोहम्मद तारिकी के उस वक्त वेस्टर्न कल्चर और सारी चीजें जो एक खुला मार्केट दिया था अफगानिस्तान को, उसका भरपूर फायदा उठा रहा था वो शख्स, और उसका नाम था मोहम्मद शफिया। मोहम्मद शफिया काबुल का एक नामी बिजनेसमैन, और सब कुछ ठीक चल रहा था। उम्र हो गई शादी की। घर वालों ने अब मोहम्मद शफिया के लिए लड़की ढूंढना शुरू किया। इत्तेफाक से मोहम्मद शफिया के एक रिश्तेदार की शादी थी, करीब साल भर पहले, 88 की बात है। तो मोहम्मद शफिया की मां ने एक लड़की को देखा वहां, उन्हें वो बड़ी पसंद आई। इसके बाद उन्होंने उनके घर वालों से बातचीत की। घर वाले राजी हो गए, क्योंकि मोहम्मद शफिया एक अच्छे बिजनेस घराने से था, नामी आदमी था, अमीर था। तो लड़की वालों को कोई एतराज नहीं हुआ, और आखिरकार दोनों के घर वालों की रजामंदी से 1979 में मोहम्मद शफिया की शादी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम था रोना मोहम्मद उमर, तो रोना के साथ कर दी गई। काबुल के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ये शादी हुई। शहर के तमाम मुअज्जिज लोग, तमाम अमीर लोग, पॉलिटिशियन, वो सब पहुंचे थे वहां पे उस शादी में। और तब तक अभी रशिया ने हमला नहीं किया था, लेकिन उनकी शादी के बाद फिर हालात बिगड़ने शुरू हुए। रशिया ने हमला किया, मोहम्मद तारिकी का कत्ल हो गया और अफगानिस्तान में उथल पुथल शुरू हो गया। लेकिन मोहम्मद शफिया की अच्छी खासी पहुंच थी, वो काबुल में ही रहे। लेकिन धीरे धीरे अफगान के जब हालात बिगड़ने लगे तो उन्हें लगा कि शायद अब यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। तो मोहम्मद शफिया ने अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस किया, और फिर वहां से वो यूएई पहुंच गए, दुबई। दुबई में जाने के बाद उन्होंने वहां अपना एक जो पुराने कार का बिजनेस था, अब उसको किया एक नए तरीके से अपना बिजनेस पसारना शुरू किया। बिजनेस चल पड़ा। इसके बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के धंधे में आए, वो भी चल पड़ा। और देखते ही देखते अब अफगानिस्तान में वो जितना कमा रहे थे उससे कई गुना ज्यादा दुबई में कमाने लगे और अरबपति बन गए। इधर वक्त बीता, धीरे धीरे 10 साल बीत गए। 1979 से अब 1989 का वक्त आ गया। रशिया जो है अब लगभग सोवियत संघ अफगानिस्तान में जंग हार चुका, और उसने धीरे धीरे अपने तमाम सैनिकों को वापस बुला लिया। नजीबुल्लाह की सरकार लौट आई। तो 89 के बाद हालात ठीक हुए, 89 के आसपास ही। तो मोहम्मद शफिया जो उस वक्त तक दुबई में थे, घरेलू मोर्चे पे एक मसला उठ गया। 10 साल हो गए शादी को, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हुई। बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया, दुबई से वो इंडिया भी आए खासतौर पर डॉक्टरों को दिखाने के लिए। तो पता चला कि जो रोना है वो कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी दोनों मियां बीवी साथ थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 89 में शफिया अपनी बीवी रोना को लेकर अफगानिस्तान लौटते हैं, क्योंकि हालात थोड़े ठीक हो रहे थे। सोवियत संघ की सेना जा चुकी थी। वहां आने के बाद परिवार वाले, उनके घर वाले उन पर दबाव डालते हैं। 10 साल हो गए शादी को, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, आगे वंश कैसे चलेगा, वारिस चाहिए। अब ये बात रोना को भी पता चली। तब रोना को भी लगा कि मां तो बन नहीं सकती। तो उसने अपने शौहर मोहम्मद शफिया को इजाजत दी कि वो दूसरी शादी कर ले, बल्कि वो खुद फोर्स करने लगी। और इसी के बाद पहली बीवी की रजामंदी, घर वालों के दबाव, प्रेशर और वंश आगे बढ़ाने की चाहत ने मोहम्मद शफिया को दूसरी शादी करने के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया। और मोहम्मद शफिया ने 1989 में, मतलब अपनी शादी के ठीक 10 साल बाद, एक दूसरी शादी की। और ये शादी भी काबुल के उसी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में होता है। और इस शादी की पूरी जिम्मेदारी पहली बीवी ने उठाई, यानी रोना ने। तमाम तस्वीरों में रोना अपने ही शौहर की दूसरी बीवी के साथ है। शादी धूमधाम से हुई। इसके बाद ये लोग वापस दुबई लौट गए, क्योंकि दुबई में बहुत बड़ा अब तक बिजनेस फैल चुका था और ये लोग बिलियनर हो चुके थे। लेकिन दुबई में सिटीजनशिप नहीं मिल सकती थी, और मोहम्मद शफिया को लगा कि अब बहुत पैसे कमा लिए हैं, कहीं सुकून से बसना चाहिए, नागरिकता लेनी चाहिए। तो कुछ दिनों के लिए फिर वो दुबई से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में करीब साल भर रहे, फिर उन्हें नागरिकता मिली नहीं, वीजा की मियाद खत्म हो गई और उन्हें वापस दुबई फिर से लौटना पड़ा। लेकिन वो चाहते थे कि कहीं किसी देश की नागरिकता मिले, अफगानिस्तान में बसना नहीं, क्योंकि तब तक धीरे धीरे 96 और 97 आ गया और तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर। तो यही वो दौर था जब वो चाहते थे कि अपने परिवार के साथ कहीं सेटल हो जाए।
इस दौरान में दूसरी शादी के बाद दूसरी जो बीवी थी उनकी, उसका नाम था तूबा यहिया। तो तूबा ने सबसे पहले एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम रखा हामिद। इसके बाद वक्त बीता, धीरे धीरे फिर दूसरी बेटी हुई, फिर तीसरी बेटी हुई। कुल मिलाकर दूसरी बीवी तूबा से मोहम्मद शफिया को 7 बच्चे हुए। इनमें 2 लड़के और बाकी 5 लड़कियां थी। सबसे बड़ा बेटा था हामिद, उसके बाद दूसरे नंबर पे बेटी थी जैनब, फिर सहर, गीती और इसी तरह के तमाम बच्चे हुए। अब परिवार खुशहाल था, लेकिन दूसरी शादी और 7 बच्चों के बाद अब धीरे धीरे मोहम्मद शफिया अपनी पहली बीवी यानी रोना मोहम्मद से थोड़ी दूरी बनाना उसने शुरू कर दिया। रहते साथ थे दोनों बीवियां, सातों बच्चों को रोना अपने बच्चों की तरह पालती थी, क्योंकि उसी ने जिक्र किया था कि बच्चे हो नहीं रहे, तुम दूसरी शादी कर लो। उसी के कहने पे दूसरी शादी हुई। सातों बच्चों को उसने अपनाया, माँ का प्यार दिया, सगी माँ का। लेकिन दूसरी बीवी के साथ अब उसके रिश्ते बिगड़ने लगे थे, क्योंकि तूबा यहिया को अब लगा कि वो माँ बन गई, उसने वंश आगे बढ़ाया, अपने पति की उसने ख्वाहिश पूरी की, तो अब उसका ज्यादा हक है। तो यहाँ से दोनों बीवियों में आपस में खटपट शुरू होती है। इसी दौरान में दुबई में एक रोज पता चलता है मोहम्मद शफिया को कि कनाडा में वहां की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक, इसने एक स्कीम निकाली, एक प्रोग्राम निकाला है इमिग्रेशन के लिए, कि जो लोग यहाँ पर आकर कनाडा में, खासतौर पर इस प्रोविंस में, क्यूबेक में इन्वेस्ट करेंगे, उनको वो सिटीजनशिप देंगे, नागरिकता देंगे, जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मोहम्मद शफिया को लगा ये अच्छा मौका है। उसने बाकायदा $2 मिलियन कनाडा में इन्वेस्ट किया और वहां पे एक मॉल बनाया, और उस मॉल में इसने ये $2 लाख इन्वेस्ट किया। फिर $2 लाख कैनेडियन डॉलर के हिसाब से उसने वहां पे अपना एक आलीशान घर बनाया, और ये सारी चीजें इसने जो बनाई ये मॉन्ट्रियल में बनाई। तो इन्वेस्ट करने के बाद अब मोहम्मद शफिया अपनी दूसरी बीवी तूबा और 7 बच्चों को लेकर कनाडा पहुंच गया। पहली बीवी को उसने दुबई में ही छोड़ दिया, रोना मोहम्मद। कनाडा पहुंचने के बाद स्कीम के हिसाब से मोहम्मद यहिया, उनकी बीवी, 7 बच्चों को कनाडा की नागरिकता मिल जाती है। अब ये लोग वहां अपने घर में रहते हैं, वहां भी बिजनेस ठीक ठाक, पैसे काफी थे, आलीशान जिंदगी जी रहे थे। वहां पहुंचने के बाद 2007 में 5 महीने के बाद, मतलब ये लोग 2007 में पहुंचे थे कनाडा, 5 महीने के बाद मोहम्मद यहिया ने, बल्कि शफिया ने, सॉरी, अपनी पहली बीवी रोना को अब कनाडा बुलाया। लेकिन कैसे बुलाया? उसने वहां पे इमिग्रेशन के तौर पर ये बताया कि ये मेरी एक दूर की रिश्तेदार है, और हमारे घर के काम के लिए, मतलब एक मेड के तौर पर, हाउसकीपिंग, खाना बनाना, कुक के लिए हमें इसकी जरूरत है, तो हम इसे बुला रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भरे, और अपनी बीवी को, एक तरह से पहली बीवी को, एक नौकरानी के तौर पर उसने कनाडा बुलाया। अब रोना को लगा चलो कहीं भी हो, कैसे भी बुलाया हो, शौहर के साथ रहेगी। बच्चों की भी कमी खल रही थी, क्योंकि उस बच्चों को अपने बच्चों की तरह उसने प्यार दिया था। तो अब कनाडा पहुंच जाती है, अब पूरा परिवार एक साथ है। लेकिन पहली बीवी रोना का घर में वो दबदबा नहीं था। शौहर भी अब दूसरी बीवी से प्यार करता था, क्योंकि उसने उसको 7 बच्चे दिए थे। और ये सब कुछ इसलिए भी हुआ था कि अफगानिस्तान में कल्चर है कि अगर आपकी बीवी है, बच्चे नहीं है, तो वहां पे कस्टम है कि आप बच्चों के लिए दूसरी शादी कर सकते हैं, ये आम बात है वहां पे। तो इन्हीं चीजों में, इन्हीं सारी चीजों को, माहौल को देखा, परवरिश ऐसी हुई थी, तो रोना ने शायद इसी वजह से ही अपने पति को ये इजाजत दी थी दूसरी शादी की। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में उसी के लिए ये परेशानी का सबब बन जाएगी। तो पूरा परिवार शफिया का कनाडा में है, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। 2009 अब जो बच्चा है मोहम्मद शफिया और तूबा का, सबसे बड़ा बेटा हामिद अब 20 साल का हो चुका है। उनकी सबसे बड़ी बेटी जो जैनब है वो 19 साल की हो चुकी है। दूसरी बेटी जो सहर है वो 17 साल की हो चुकी है, और गीती 13 साल की हो चुकी है। इसके बाद एक जो दूसरा बेटा है वो करीब 10 साल का, और बाकी 2 और जो बच्चे थे वो 3, 4 और 5 साल के थे। तो 7 बच्चे, 2 बीवियां और पति एक साथ एक आलीशान घर में मॉन्ट्रियल में रह रहे। 2009 आते आते मोहम्मद शफिया को यह पता चलता है कि उसकी बड़ी बेटी जैनब, उसका एक उसी मॉन्ट्रियल शहर में एक पाकिस्तानी लड़के के साथ रिश्ता है,
और दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसने उसके मोबाइल देखे, टेक्स्ट पढ़े, मैसेज पढ़े। तो मोहम्मद शफिया ये चाहता था कि उसकी बच्चियां जो हैं, बेटियां, वो अफगानी कस्टम, अफगानी कल्चर की तरह रहें, हिजाब पहने, वेस्टर्न उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित ना हो, और वो अपनी बेटियों की शादी अफगानी कल्चर के हिसाब से अफगानी लड़कों से ही करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी और देश के लड़के से शादी करे या वो इस तरह से घूमे, ऐसे कपड़े पहने। लेकिन बेटियां अक्सर उसकी बात नहीं मानती थी, और वो जीन्स, ये सारी चीजें जो कनाडा में आमतौर पर होता है, वो कपड़े पहनती थी और कहती थी कि इन सब में ऐसी कोई बुराई नहीं है। अच्छा, सातों बच्चे बेशक दूसरी बीवी से थे, लेकिन पहली जो बीवी थी और माँ थी, वो इन सातों बच्चों को बहुत प्यार करती थी। तो जब भी घर में झगड़ा होता है इन चीजों को लेकर, पहनावे को लेकर, कल्चर को लेकर, या पाकिस्तानी लड़के के साथ दोस्ती को लेकर, तो रोना जो पहली बीवी थी, वो हमेशा अपने बच्चों का सपोर्ट करती और कहती कि इसमें बुराई क्या है, अगर वो मिलती है, दोस्ती है, ऐसे कपड़े पहनती है। ये बात धीरे धीरे मोहम्मद शफिया को बुरी लगी और दूसरी बीवी ने भी भड़काना शुरू किया कि हमारे बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं, वो रोना की वजह से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनका सपोर्ट करती है। ये बात धीरे धीरे मोहम्मद शफिया के घर में ऐसा घर कर गई कि उसे लगा कि उसके बच्चे और खासतौर पर उसकी बेटी जो जैनब है, वो उसके खानदान का नाम बदनाम कर रही है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसे लगा कि शायद उसकी जैनब की वजह से उसकी छोटी बहन सहर, जो 17 साल की थी, और गीती जो 13 साल की थी, ये भी भटक गए हैं रास्ते से, और ये भी उसी कल्चर में ढल गए। और उसे ये भी शक था कि सहर का भी किसी लड़के के साथ वहां पे कोई रिश्ता है। ये बात शफिया को बर्दाश्त नहीं। 28 जून 2009, 28 जून 2009, घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक मोहम्मद शफिया घर आता है और कहता है कि हम लोग नियाग्रा फॉल देखने चलेंगे, और एक पिकनिक, समर पिकनिक। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, किसी को कोई अंदेशा नहीं कि क्या है, सब खुश। इसके बाद उसी दिन वो एक और कार खरीदता है, सेकंड हैंड कार, मोहम्मद शफिया। ये कार उसने जो खरीदी वो करीब 5,000 कैनेडियन डॉलर में खरीदी, और ये एक नेक्सॉन कार थी, और सेकंड हैंड कार उसने खरीदी। कार खरीदने के बाद उसने कहा कि चूंकि परिवार बड़ा है, 7 बच्चे हैं, 2 बीवी है, एक पति है, मतलब 10 लोग, तो नियाग्रा फॉल जाएंगे। उसके बाद ये लोग 28 जून को नियाग्रा फॉल चले जाते हैं। 30 जून को रास्ते में ये वापस लौटते हैं और एक मोटेल में रुक जाते हैं। मोटेल में रुकने के बाद रात वहीं कटती है। फिर सुबह होती है। जब सुबह होती है तो मोहम्मद शफिया और उसका बेटा और उसकी दूसरी बीवी तोबा यहिया, ये लोग मॉन्ट्रियल के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं जहां पे ये ठहरे थे, वहां से नजदीक था। और वहां पर जाकर कहते हैं कि हम लोग नियाग्रा फॉल से आ रहे थे और हमारे साथ पूरी फैमिली है। एक गाड़ी में हमारी पहली बीवी और 3 बच्चे जो कि अभी नाबालिग हैं, वो गाड़ी गायब है। वो निसान गाड़ी थी जो एक दिन पहले ही खरीदी थी मोहम्मद शफिया ने। अब पुलिस को लगा कि एक साथ एक गाड़ी में 4 लोग गायब। उन्होंने तमाम ढूंढना शुरू किया, तो पूछताछ की। इसी दौरान में जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो बाकी पुलिस स्टेशन के साथ भी कांटेक्ट में थी कि अगर आपने कोई ऐसी गाड़ी देखी है, एक निसान गाड़ी है, ब्लैक कलर की, ये नंबर है, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई मिला हो। तो मॉन्ट्रियल के एक पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं, ऐसी कोई गाड़ी तो नहीं मिली, लेकिन जिस शख्स की फैमिली गायब हुई है, जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, कंप्लेंट लिखाई है, उन्होंने ही एक और कंप्लेंट लिखाई है एक दूसरे पुलिस स्टेशन में, और वो ये है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अब यहां से पुलिस के कान खड़े हुए कि सेम डे एक आदमी की एक पूरी फैमिली एक गाड़ी में गायब, और वही शख्स एक दूसरे पुलिस स्टेशन में जाकर एक गाड़ी की, अपनी ही गाड़ी की, दूसरी गाड़ी की एक्सीडेंट का की रिपोर्ट लिखा रहा है। अब पुलिस को यहाँ शक होता है। पुलिस पूछती है तो बताता है कि हाँ, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा कोई विटनेस, क्योंकि जगह जगह कैमरे सब कुछ थे। तो जो उन्होंने जगह बताया कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो एक ओपन पार्क, खाली सड़क, और वहां गाड़ी के एक्सीडेंट का मतलब दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर जो गाड़ी की एक्सीडेंट लिखाई तो उन्होंने कहा हम आपकी गाड़ी देख सकते हैं। फिर वो उसके घर पहुंचते हैं और जाकर उसकी गाड़ी देखते हैं। तो उनकी जो दूसरी गाड़ी थी मोहम्मद शफिया की, वो आगे से डैमेज थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने किसी गाड़ी को पीछे से मारा। इनकी गाड़ी आगे से बोनट से टकराई और सामने वाले की डिग्गी कुछ हो गई। लेकिन अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, कुछ सुराग नहीं मिल रहा है। इसी दौरान में
एक लोकल पुलिस को अचानक एक खबर मिलती है। खबर ये थी कि मॉन्ट्रियल के एक किंगस्टन मिल्स लॉक, इसके करीब में एक रेडियो कैनाल है। उस कैनाल में एक गाड़ी पड़ी हुई है, कार। कैनाल का पानी बिल्कुल साफ था और कार पानी के बिल्कुल अंदर। किसी राहगीर ने देखा, उसने पुलिस को फोन किया। उस कैनाल के आसपास लोग जॉगिंग भी करते हैं, टहलते भी हैं। तो जब पता चली तो पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि पानी के अंदर एक कार है। उस कार को क्रेन से बाहर निकाला गया। जब निकाला गया तो देखा गया कि कार लॉक्ड है और अंदर में 4 महिलाएं, चारों अब 2 आगे की सीट पर हैं, बल्कि एक आगे की सीट पर और पीछे की सीट पर 3 लोग। चारों को बाहर निकाला गया। चारों मर चुके थे, एक ड्राइविंग सीट पर और बाकी 3 पीछे। चारों में से किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था और चारों की लाश गाड़ी के अंदर, लेकिन चोट के कोई निशान नहीं। पुलिस को ये लगा कि शायद एक्सीडेंटली ये गाड़ी कैनाल में जाकर गिर गई। अब पुलिस तफ्तीश करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। शिनाख्त होती है। जिस कार में जो 4 लाश मिली वो जैनब की थी 19 साल की, सहर की थी 17 साल की, गिती की थी 13 साल की और इनकी माँ, मतलब सौतेली माँ एक तरह से, रोना मोहम्मद उमर, इनकी लाश थी। यानी मोहम्मद सफिया की पहली बीवी और 3 बेटियों की लाश उस कार में थी। अब इस लाश के आने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो शुरुआत में यही लगा कि एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मामले की जांच की, गाड़ी की जांच की, लोकेशन को देखा, तो फिर उन्हें कुछ डाउट हुआ। इसके बाद एक शक और सवाल पहले से ही था कि सेम जब ये फैमिली एक कार में गायब हुई, उसी वक्त मोहम्मद शफिया ने एक दूसरे पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी की एक्सीडेंट का मामला पुलिस में लिखवाया था, कंप्लेंट। पुलिस उस गाड़ी को उनके फिर से जांचने का फैसला करती है। अब ये 30 जून का मामला था। 30 जून को गुजरते गुजरते अब जुलाई का महीना आ गया। आखिरकार पुलिस उनकी दूसरी गाड़ी की फॉरेंसिक जांच कराती है। ये गाड़ी और जो वहां पे गिरी थी, उस गाड़ी को में पीछे में काफी डेंट थे जो कैनाल से, नहर से मिली थी। तो उससे साफ था कि इस गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी ने धक्का देकर पानी में गिराया। अब उसके सारे फॉरेंसिक एविडेंस निकाले गए। जो घर में गाड़ी खड़ी थी मोहम्मद शफिया के और जो नहर से निकली थी उन दोनों के, वो मैच कर गया कि इस गाड़ी से उस गाड़ी को धक्का देकर नहर में गिराया गया। जैसी ये रिपोर्ट आई 22 जुलाई 2009 को मॉन्ट्रियल पुलिस ने मोहम्मद शफिया, उनकी दूसरी बीवी तोबा यहिया और इन दोनों के बयान के बाद उनके सबसे बड़े बेटे, जिसकी उम्र उस वक्त 20 साल थी, हामिद, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अब पूछताछ हुई। अच्छा, जब इन्होंने कार की मिसिंग और सारे फैमिली की मिसिंग की रिपोर्ट दिखाई थी तो मोहम्मद शफिया ने उसमें लिखाया था कि उस कार में उनकी 3 बेटियां हैं और एक कजन है, डिस्टेंस रिलेशन में है, लेकिन वो हाउसकीपिंग और हमारे यहाँ मतलब एक सर्वेंट के तौर पे काम करती है, जबकि वो उनकी पहली बीवी थी। अब पुलिस जांच करती है। इस दौरान में ये खबर मीडिया में आ जाती है, अफगानिस्तान तक खबर पहुंच जाती है। जो रोना मोहम्मद उमर की फैमिली थी उन तक खबर पहुंच जाती है। फिर वो सारे चीजें उन तक आती है कि वो वहां पे एक मेड की तरह रह रही है, जबकि वो पहली बीवी है। तो अब उनके कुछ रिलेटिव थे वहां पे कनाडा में, दूर के, उनके जरिए वो कांटेक्ट होता है। ईमेल के जरिए सारे फोटोग्राफ्स और उनकी असली पहचान, आइडेंटिटी, शादी के सबूत ये मॉन्ट्रियल पुलिस तक पहुंच जाते हैं, जिससे ये खुलासा होता है कि उस कार में 3 लड़कियां और जो चौथी औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शफिया की पहली बीवी थी और उन्होंने झूठ बोला था, डॉक्यूमेंट झूठ दिए थे कि वो उनकी मेड है। ये सच्चाई खुलासा सब होने के बाद अब पुलिस तीनों को ग्रिल करती है। ग्रिल करने के बाद पूरी कहानी उनके सामने आती है और जो कहानी थी वो ये थी कि अपनी बड़ी बेटी की एक पाकिस्तानी लड़के के साथ दोस्ती और उसके बाद छोटी बेटी के ऊपर शक किसी भी किसी से दोस्ती है। तीसरी बेटी के मोबाइल पे लगातार बातचीत और ये लगा कि वो भी उसी रास्ते पर है। इनके पहनावे, इनके कल्चर, उससे मोहम्मद शफिया बेहद नाराज था। वो चाहता था कि अपनी बेटियों को वो अफगानी कल्चर दे और अफगान के ही लड़कों से शादी कराए और उसे लगा कि ये गलत रास्ते पर है और इनकी पहली बीवी जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, वही इनको भटका रही है। दूसरी बीवी ने भी इसके लिए भड़काया और इसी के बाद ऑनर किलिंग के नाम पर, जो हमारे यहाँ ऑनर किलिंग भी कहते हैं, इज्जत के नाम पर, उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को, क्योंकि बाकी जो 7 बच्चों में से 3 बेटियां, ये अपने बड़े बेटे को भी इसमें इन्वॉल्व किया और बड़े बेटे को भी ब्रेन वॉश किया और इन 3 लड़कियों को उनकी सौतेली माँ यानी पहली बीवी के साथ मर्डर करने का प्लान करते हैं। इसी के लिए एक गाड़ी खरीदी जाती है। फिर नियाग्रा फॉल का एक प्लान बनता है वेकेशन का और उसके बाद पहले से वो सारा
रैकी कर चुके थे। उसके बाद उस गाड़ी में उन चारों को बैठाते हैं, गाड़ी को लॉक करते हैं और इसी कैनाल के पास ले जाकर गाड़ी को पार्क करते हैं और अपनी गाड़ी भी पार्क करते हैं कि आओ थोड़ी सी टहलते हैं, देखते हैं। लेकिन गाड़ी लॉक, बिल्कुल किनारे में ले जाकर एज पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और उसके बाद फिर ये तीनों, मोहम्मद शफिया, उनका बेटा हामिद और दूसरी बीवी तूबा, ये दूसरी गाड़ी में बैठते हैं और उस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और सामने वाली गाड़ी को धक्का देकर नहर में गिरा देते हैं। गाड़ी लॉक था, कोई भी गाड़ी से बाहर आ नहीं सकता था और गाड़ी धीरे धीरे पानी में जाकर डूब जाती है और चारों की मौत हो जाती है। तो ऑनर किलिंग के नाम पर अफगानिस्तान से दूर कनाडा में ये खूनी खेल खेला गया। शफिया मर्डर के नाम से ये अब पूरे कनाडा में केस लगातार चर्चा में रहा, कई महीनों तक इसकी कवरेज हुई। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया, क्योंकि जून में ये इंसिडेंट हुआ था 2009 में, और फिर अक्टूबर 11 तक इंसिडेंट के 2 साल के बाद इसका ट्रायल शुरू होता है ऑफिशियली। और फिर जनवरी 29, 2012 को 29 जनवरी 2012 को जजमेंट आता है और उस जजमेंट में अदालत वहां की मोहम्मद शफिया, हामिद उनके बेटे जो उस वक्त उम्र 20 साल और दूसरी बीवी तूबा यहिया को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाती है 25 साल के लिए। और इन 25 सालों में कोई पेरोल नहीं, कोई बेल नहीं, कुछ नहीं। तो 25 साल की जेल और 25 साल काटने के बाद ही ये लोग बाहर आ सकते हैं। 25 साल से पहले इनमें से कोई बाहर नहीं आ सकता। तो 12 में इनको सजा हुई उम्र कैद की। अब अगर 25 साल की सजा काटने के बाद भी ये जिंदा रहते हैं तो मोहम्मद शफिया अगर 25 साल की सजा काटने के बाद जब रिहा होंगे तब उनकी उम्र करीब 80 साल होगी। जो उनकी दूसरी बीवी तूबा है वो अगर 25 साल की सजा काट के निकलती है तो उसकी उम्र करीब 63 साल होगी। और बेटा जो करीब 20 साल का था, 25 साल और जोड़ लीजिए उसमें, तो करीब 45 साल का होगा। और इसके बाद ये भी अदालत ने फैसला सुनाया है कि अगर सजा काटने के बाद ये लोग जिंदा बच जाते हैं तो इन्हें फौरन जेल से गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट ले जाया जाए और इनको डिपोर्ट किया जाए उस जगह जहां के ये ओरिजिनल सिटीजन है। यानी इनसे कनाडा की सिटीजनशिप भी जो है वो छीन ली गई और अब इनके पास अफगान लौटने का रास्ता है। तो अब देखना ये है कि इन तीनों में से कितने लोग अफगान लौटते हैं और आगे क्या होता है।